एक मेथड है गॉस सेडल मेथड, एक है जैकोबीज मेथड। अब जैकोबीज मेथड में आपके पास सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जैकोबीज मेथड है क्या। जैकोबीज मेथड ये है कि मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, 2x प्लस वाई माइनस 1 और उसके बाद 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, और इसमें से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट कर लेंगे जी? आप इसको जो है इस वेरिएबल्स को -2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड करें और फिर उसके बाद x की वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर लें, x और y। तो ये x और y फाइंड आउट हो जाएंगे। आप इसके लिए कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं? आप इसमें क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्रैमर्स रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। आप मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, इन्वर्शन मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यानी एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा मेथड, और हमारे पास जो है और मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं जिनको आप अप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और एक्स और वाई को वेरिएबल को हल कर सकते हैं। इसी तरह जब मैं ये कहूँ कि जी आप इसको हल करें, 2x प्लस 2y माइनस जी इज इक्वल टू 1, और फिर उसके बाद x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू -7, और उसके बाद यहाँ पे -2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 1। अगर मैं कहता हूँ इसे हल करें तो आप इसको भी जो है वो हल कर सकते हैं, और ये आपने सेकेंड ईयर में सॉल्व किया भी है, यानी आपने इसको सेकेंड ईयर के अंदर भी सॉल्व करके आए हैं। यानी आप कोई भी मेथड अप्लाई करें, आप उसके अंदर जो है वहां पर हल कर सकते हैं किसी भी मेथड के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जैकोबीज मेथड भी इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो इन्हीं मेथड को सॉल्व करे, इन्हीं को साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करेगा। तो लेकिन आपके पास सवाल ये है कि फिर जैकोबीज मेथड इंट्रोड्यूस क्यों करवाया जा रहा है? जैकोबीज मेथड इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ये देखिए। अगर मैं ये कहता हूँ कि जी आप इसको हल करें, 2x2 प्लस x3 माइनस 17x4 और प्लस x100 इज इक्वल टू 2, और फिर उसके बाद -7x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस सो ऑन प्लस 10x100 इज इक्वल टू 7, या 8x1 माइनस x2 प्लस 3x3 प्लस सो ऑन प्लस 1/2 x100 इज इक्वल टू 300। आप इसको हल करें तो आप इसका जवाब जो है ना, यहाँ पर सवाल ये है, ये 100 इक्वेशन है, x2 प्लस 5x3 माइनस या प्लस प्लस 8/3 x100 इज इक्वल टू 1/2। सवाल ये है कि आप इसको हल करके दिखाएं। आप कहेंगे हम इसे हल कर लेंगे, लेकिन टाइम कंज्यूमर है, ये तो हम सब जानते हैं। फिर सवाल ये है कि अगर ये टाइम 100 आपने कह भी दिया और टाइम कंज्यूमर को आपने एक्सेप्ट कर भी लिया, तो मैं 100 की बजाय 1 करोड़ कर देता हूँ। 1 करोड़ क्वेश्चन वेरिएबल्स के साथ काम करें। तो इस सवाल का जवाब आपके पास ये है कि आप इसको हल नहीं कर सकेंगे, यानी कि 1 करोड़ जो जितनी टाइम लिमिट हमें चाहिए, जिसमें हमें अपना मोटो चाहिए, उस मोटो में हल नहीं हो सकेगा। लिहाजा ये आसान नहीं है इसको हल करना। बेशक आप क्या हल कर भी लें, लेकिन वो आसान नहीं होगा हमारे पास। तो इस सूरत हाल में हम जो है, ये जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाती है, तो हम इस सूरत हाल में कहते हैं कि जी आप जैकोबीज मेथड अप्लाई करें या गॉस सैडल मेथड अप्लाई करें। दो मेथड हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जैकोबीज और गॉस सैडल। आज जो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो जैकोबीज मेथड। फिर हम इसे ये कहते हैं कि जी आप इस तरह करें कि यहाँ पर इसके अंदर, लिहाजा हमें इस मेथड की जरूरत है। ये अब ये क्रैमर रूल से हल नहीं होने लगा।
या आपके पास क्या कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व नहीं होने लगा, या एलिमिनेशन मेथड से आसानी से सॉल्व नहीं होने लगा। बेशक क्या कहते हैं ये सॉल्व हो सकता है लेकिन आसानी से नहीं होगा। लिहाजा हम जो है यहाँ पे जैकोबिस मेथड अप्लाई करते हैं, और जैकोबिस मेथड को अप्लाई करने की ये जरूरत हमें इसलिए पेश आई कि जब आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा बढ़ जाए तो हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालें। जैकोबिस मेथड जो है वो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन देता है, वो ये नहीं कहता कि मैं एग्जैक्ट जो है वहां पे दे रहा हूँ। वो जब टू वेरिएबल्स होंगे तब भी जैकोबिस मेथड अप्लाई किया जा सकता है। जब आपके पास ये क्या कहते हैं 10 वेरिएबल्स हो तब भी, 3 हो तब भी, 100 हो तब भी, जितने मर्जी वेरिएबल्स हो ये सब जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर हम आते हैं जिसके अंदर जाके अब जैकोबिस मेथड को अप्लाई करने का तरीकेकार जो है वो डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास क्या मौजूद होगा। तो इसका तरीकेकार ये है जी हमारे पास के पहले तो हम सिस्टम लिखते हैं। सिस्टम के अंदर यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम लिखते हैं जिसमें हम एक 4 वेरिएबल्स का इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं कि 4 वेरिएबल्स का जो है वो सवाल आपको करवाया जाए। देखें जी ये इसके लिए हम यहाँ पे ये करते हैं कि सबसे पहले तो माइनस सेक्शन यहाँ पे लिखा जाएगा जी सॉल्व द सिस्टम बाय यूजिंग द जैकोबिस मेथड अप टू, ये आप जो है यहाँ पर जैकोबिस मेथड के साथ इसको सॉल्व करते हैं। जैकोबिस मेथड के साथ इसको सॉल्व करेंगे हम पहले अप टू 4 डेसिमल या 2 डेसिमल या 3 डेसिमल प्लेसेस के साथ हम काम कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं फिलहाल ये हम कर रहे हैं जी 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ। तो जी 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ इसको सॉल्व करें। तो ये हमारे पास सिस्टम ये है -x1 -x2 और उसके बाद -2x3 प्लस 10x4 इज इक्वल टू -9। और यहाँ पर आपके पास दूसरा लिखते हैं -2x1 प्लस 10x2 प्लस 10x2 -x3 -x4 इज इक्वल टू 15। उसके बाद यहाँ पर माइनस यानी 10x1 -2x2 -x3 -x4 इज इक्वल टू 3। उसके बाद हमारे पास इसमें जो रह जाएगा वो हमारे पास है -x1 -x2 और उसके बाद प्लस 10x3 और -2x4 इज इक्वल टू 27। यानी ये सिस्टम हमारे पास दिया जाएगा जो कि 4 वेरिएबल्स का है। ये 3 का भी दिया जा सकता है, 2 का भी दिया जा सकता है, 10 का भी दिया जा सकता है। हम यहाँ पे एल्गोरिथम को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं कि जी हमारे पास कौन कौन की इक्वेशन चाहिए। -x1 -x2 -2x3 प्लस 10x4 इज इक्वल टू -9। उसके बाद -2x1 प्लस 10x2 -x3 -x4 इज इक्वल टू 15। और देन हमारे पास क्या कहते हैं 10x1 -2x2 प्लस -x3 -x4 इज इक्वल टू 3। देन माइनस आपके पास क्या कहते हैं -x1 -x2 प्लस -x1 -x2 प्लस 10x3 माइनस और -2x3, यानी आपके पास क्या कहते हैं ये लिखा गया। अब हमने चेक करना है कि ये हमारे पास इसके अंदर जब भी आपको सिस्टम सॉल्व किया है नहीं कहा जाएगा, आप सबसे पहले तो ये करें कि इसमें आप सबसे पहले ये काम करेंगे इस सिस्टम को दोबारा लिखें
और जो मैं अपना टाइम सेव करने की वजह से सोल्यूशन यही लिख रहा हूँ। उसके बाद ना इसका नंबर हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज, सबसे पहले हम रीअरेंज द सिस्टम करेंगे। रीअरेंज द सिस्टम, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारे पास जवाब गलत देना शुरू कर देगा। आसान तरीन वर्ड्स में हम ये कहते हैं, हम सबसे पहले ना हम इसके अंदर देखते हैं कि ये हमारे पास है इस तरह। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें x1 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कौन सी बड़ी है। यानी एब्सोल्यूट का मतलब ये होगा कि नेगेटिव इग्नोर करके हम जो है मैक्सिमम वैल्यूज को चेक करते हैं। तो वो हमारे पास है जी 10x1। 10x1 यानी ये है 10 में, और ये +2 करेंगे, इसे +1 करेंगे, नेगेटिव इग्नोर कर देंगे। 10x1 ये सबसे बड़ी है वैल्यू, -2x2 और -x3 और -x4 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास है। लेकिन ना इसके अंदर एक खास बात भी होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि ये जो x1 का कोफिशिएंट है, जो इस टाइम 10 है, इसका मॉड ले लें आप। 10 मॉड जो भी हमारे, ये हमेशा ये बात, बाकी कोफिशिएंट्स का सम लें, जो कि आपके पास है -2, ये -2, ये -1, -1, इस ये हमारे पास हो जाएगा -4। यानी इसका मतलब ये है कि जो 10 है वो ग्रेटर देन -4 है, तो इट मीन्स ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन एडजस्टेबल है। इसे 1 कह लेते हैं कि यहाँ पर, यानी इसे हम डायगोनल डोमिनेट कहते हैं, कि डायगोनल डोमिनेशंस करना। तो एक्चुअल हम सबसे पहले तो आप इसमें बेस्ट कैंडिडेट वही होता है जो x1 के कॉलम के अंदर जो है, मतलब x1 का जो भी हमने लिया है उसमें आपके पास क्या कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू बड़ी ग्रेटेस्ट जो है वो ले लें, जो कि इसमें नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। अब यहाँ पर हम आते हैं दूसरी वैल्यू को, यानी x2 को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये है जी हमारे पास x2 के कोफिशिएंट्स। तो x2 के कोफिशिएंट में मैक्सिमम वैल्यू देखिए क्या है, बाय चांस ये भी 10 है, क्योंकि 10 सबसे ग्रेटर है। तो एक हमने ये क्वेश्चन इस्तेमाल कर ली, यानी ये हमारे पास इस्तेमाल कर चुके हैं। अब ये दोबारा नहीं लिखनी हमने, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी है वो क्वेश्चन नंबर ये है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि -2x1 प्लस, और इसकी डोमिनेशन भी चेक करेंगे, 10x2 -x3 और उसके बाद -x4 इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास होगा, यानी -2x1 प्लस 10x2 -x3 -x4 इज इक्वल टू 15। ये हम अब इसमें डोमिनेशन देखें, 10 का ये कोफिशिएंट्स है, यानी कि इसको मैं कह रहा हूँ, इसको इसके अंदर जो है वो आपके पास, यानी इसको इसमें x ये देखना है, इसका मॉड ले लें और बाकी कोफिशिएंट को सम करें, यानी -2 और -1 -1, ये दोबारा -4 आया। यहाँ पे 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, लेकिन भाई ये बात ट्रू रहनी चाहिए कि 10 जो है वो ग्रेटर देन -4 है, यानी ये वाला नंबर इससे ग्रेटर हो, तो हम इसे कहते हैं ये ट्रू है। अगर फॉल्स हो गया तो वो इसके लिए एडजस्टेबल नहीं है, यानी वो नंबर 2 पोजीशन पर नहीं आएगी। अब ये नंबर 2 पोजीशन पर फिर दोबारा हमारे पास आ गई। अब हम आते हैं जी इसकी, अब x3 को हम कलेक्ट करते हैं। x3 के जो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं हर इक्वेशन के अंदर, इसमें 0 भी आएंगे, इसमें 0 भी आएगा x3 का, ये x2 में भी आ सकता है 0 भी हो, 0x2 भी आ सकता है, 1/7 भी आ सकता है, 0.9 भी आ सकता है। इसी तरह ये -9 है, यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं 0.3 आ सकता है, 15 अंडर रूट आ सकता है, 3/7 आ सकता है। तो क्योंकि हम ज्यादा सवाल नहीं करते, इसलिए सारे ऑप्शन जो से हैं वो हमने डिस्कस करने होते हैं। तो यहाँ पे 27 भी आ सकता है आपके पास, 27 ओवर 27 ओवर हमारे पास 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, एनी रियल नंबर कहीं पर भी आ जाए, पूरे सिस्टम में कहीं पर भी रियल नंबर आ सकता है। फिलहाल तो ये हमारे पास इंटीजर्स ही आ रहे। अब हमने ये देखना है कि ये x3 के अंदर सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, +2, ये -2 नहीं मैंने पढ़ा, +2 पढ़ा है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करते हैं बाय, यानी नेगेटिव इग्नोर करके, +1 और ये 10। तो यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं ये वाली वैल्यूज, ये क्वेश्चन तीसरे नंबर पे लिखी जाएगी, x3 को 3rd नंबर पे लिखा जाएगा जब हम x3 के कोफिशिएंट्स को
लार्जेस्ट वैल्यू के साथ काम करेंगे, x2 को उसके साथ करेंगे दूसरे नंबर पर, x1 को पहले नंबर पर। अब यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, और साथ ये डोमिनेशन भी चेक करेंगे। अगर डोमिनेशन नहीं होगी तो फिर हम इसके साथ काम नहीं कर सकते। मसलन अब यहाँ पे -x1 और -x2, इसके अंदर ये लिख रहा हूँ इक्वेशन, अब प्लस 10x3 और आगे हमारे पास -2x4 इज इक्वल टू 27। अब फिर डोमिनेशन चेक करते हैं, ये वैल्यू जो सी 10, यानी इसको 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू 10 ही है, ग्रेटर देन होना चाहिए बाकी कोफिशिएंट के सम से, जो कि -1 -2, तो बाई चांस है कि इसमें भी 10 ग्रेटर देन -4 आया और ये बात ट्रू हमारे पास है कि जी ये आपके पास ट्रू है कि ये ऐसे ही होता है। उसके बाद अब हम यहाँ पर हमने जो जो क्वेश्चंस लिख ली वो हम उनको टिक करते हैं, इसका नंबर हम दे लेते हैं, इसे हम 3 कह लेते हैं, 3। और यहाँ पे हम जो यूज कर चुके क्वेश्चंस, इनको दोबारा नहीं लिख सकते हम, एक ये यूज कर ली, एक ये क्वेश्चन लिख ली हमने जो ये लिखी है, फिर उसके बाद हमने ये लिख ली है। वैसे तो ये लास्ट में यही रह गई है और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी अगर हम कंपेयर करें, इसको भी हम अगर कंपेयर करें तो हमारे पास क्या कहते हैं, यानी इसको भी कंपेयर करें तो हमारे पास सूरत हाल ये आती है कि इसके कोफिशिएंट्स को, x4 के कोफिशिएंट्स को, तब भी हमारे पास यही इक्वेशन लिखी जाएगी, यानी ये वाली इक्वेशन। तो हम यहाँ लिख देते हैं जी, क्योंकि इसके अंदर 10 जो है वो सबसे ग्रेटर है, हर एक में मैंने यही देखा कि यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव साइन को इग्नोर करके। x3 का कोफिशिएंट जब मैंने लिख रहा था तो उसके अंदर x3 के कोफिशिएंट्स को मैंने ग्रेटर देन को देखा था। इसी तरह ये जरूरी नहीं कि यहाँ 10 ही हो, दफा 11, 12, 13, 10.9, 10.7 कुछ भी हो सकता है हमारे पास, -x1। लिहाजा आप ये जहनी तौर पर तैयार रहे कि एनी रियल नंबर लिखा जा सकता है। कुछ लोग जो हैं वो सेट माइंड हो जाते हैं कि जी यहाँ पर यही लिखा जाएगा, 10 नहीं आएगा। नहीं नहीं, 10 नहीं, कुछ भी आ सकता है। 10x4, ये -9, इसको हम 4 कह लेते हैं, लेकिन इसकी डायगोनल डोमिनेशंस को भी हम चेक कर लेते हैं, जो कि ये 10 है। 10 हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू अभी तक पॉजिटिव ही आ रही है, तो फिर उसके बाद बाकी कोफिशिएंट का सम -1, और वो भी हमेशा अभी तक ये सवाल में हमारे पास -4 ही आ रहा है, जिसका मतलब है कि 10 जो है वो ग्रेटर देन है -4 से। ट्रू। अगर ये फॉल्स हो जाए तो वो यहाँ नहीं एडजस्ट होगा, मतलब कि ये क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखी जाएगी, उसे हम बाद में लिखें। यानी कि अगर ये फॉल्स हो जाए, इसमें से कोई एक फॉल्स आ जाए, तो उसको हम फिर वहां नहीं लिखेंगे, उसको हम आखिर के अंदर लिखेंगे, यानी आखिर के अंदर हम जो है वहां पर लिखा करेंगे। भाई ये असूल रख लें कि जितना डायगोनल आप बना सकते हैं, ये बड़ा की पॉइंट है कि जितना डायगोनलाइजेशन आप कर सकते हैं उतनी आप कर दें। फिलहाल तो ये सारी डायगोनलाइजेशन हमारे पास हो गई। अब हमारे पास ये है कि इसके अंदर से 1 में से आप x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1 में से x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास है। बाकी सबको उधर ले जाएं, यानी इसको ये 3 + 2x2 प्लस, यानी 1 में से x1 की वैल्यू, 2 में से x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 3 में से x3 की वैल्यू, x, और इसके बाद ये 4 में से x4 की वैल्यू करेंगे। अब इसको दूसरी तरफ ले जाएं, यानी कि x1 हमारे पास क्या होगा जी, 3 + 2x2 + 2x2 + x3 + x4, और यहाँ पे आपके पास 1/10, ये हमारे पास है जी 1/10। ये x1 की वैल्यू आई, इसको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, 1 हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे 2 के अंदर हमारे पास ये है कि x2 इज इक्वल टू, यानी इसके अंदर ये 2 है, 15 + 2x1 + x3 + x4, और 1/10, 15 + 2x1 + 2x1 + 10x2 + 10x2 और प्लस x3, और यहाँ पर इसे
2 कंसिडर कर लेते हैं, यानी ये हमारे पास है जी, एक दफा चेक कर लेते हैं, x2 15 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस x4। यहाँ पे एक मिनट, ये x2 x3 आएगा और इधर आपके पास 4 आएगा। अब उसके बाद क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है, एक मुझे मुझसे लगता है मिस्टेक हो गई है, x2 जो है वो हमारे पास होगा यानी 15 प्लस 2x1, उसके बाद प्लस x3 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x4, ये लिखा गया जी। उसके बाद थर्ड डैश में से x3 निकालेंगे। अगर ये 10 होंगी तो सेम इसी लॉजिक पर काम करेंगे। थर्ड डैश में से ये हमारे पास इसमें है 27 और उसके बाद आगे हमारे पास दूसरी तरफ ले जाए, प्लस x1 प्लस x2 प्लस 27 प्लस x1 प्लस x2 प्लस 2x4 और 1/10, ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ डैश इसमें x4 हमारे पास हो गया। x4 हमारे पास क्या होगा फोर्थ डैश में, देखना जी, ये हमारे पास है फोर्थ, हमारे पास फोर्थ डैश ये हमारे पास है, तो इसके अंदर ये होगा, फोर्थ की वैल्यू निकालनी है 1/10 और उसके बाद -9 प्लस x1 प्लस x2 प्लस 2x3 और इसे हम फोर्थ कह देते हैं, यानी ये हमारे पास लिखा जाएगा जी 1/10 ये हमारे पास सिस्टम लिखा जाए। ये हम जब दो मेथड करेंगे, चाहे वो जैकोबीज मेथड करें चाहे गॉस सेडल मेथड करें, सबसे पहले तो रीअरेंज का सिस्टम करेंगे। अगर रीअरेंज नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम में जो है मार्क्स हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो सिस्टम जो है वो डाइवर्ज हो सकता है, कन्वर्ज हो सकता है, सही ही नहीं आता। डाइवर्ज या कन्वर्ज का क्या मतलब है? कन्वर्ज का पहले मतलब समझे। कन्वर्ज का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका जो अगर मौजूद है तो वाकई निकलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि जितने भी क्रैमर रूल है या आपके पास क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड है या गाज एलिमिनेशन या गाज जॉर्डन मेथड, ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकलेगा, यानी कन्वर्ज नहीं होगा वो हमारे पास, या उसके करीब तरीब नहीं पहुंचेगा। डाइवर्स का मतलब है कि वो अनडिफाइंड हो सकता है जबकि वो कन्वर्ज हो रहा हो, यानी उस सवाल का जवाब मौजूद हो लेकिन रीअरेंज ना करने की वजह से जैकोबीज उसको डाइवर्ज कर सकते हैं कि जी ये डाइवर्ज है, लिहाजा रीअरेंज सिस्टम हमने लाजमी करना है। अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो रीअरेंज नहीं करते, जो कि बहुत बड़ी गलती है। तो रीअरेंज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे इस तरह है कि ये चूंकि इक्वेशन मैंने बार बार इस्तेमाल करनी है, इसको पेज को टर्न आउट करने से बचने के लिए मैं यहाँ पे एक पेज के ऊपर जो है ये दोबारा लिख लेता हूँ, ताकि ये इक्वेशन बार बार आपके सामने जो है वो लाई जा सके। तो इसको लिखने के लिए एक पेज हम जो है यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन को लिखने के लिए, ताकि ये हमारे पास आसानी रहे, 1/10 और 3 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस x4 1 x2 1/10 15 2x1 प्लस x3 प्लस x4 और x3 1/10 27 x1 प्लस x2 प्लस 2x4 और 3x4 1/10 -9 प्लस x1 प्लस x2 प्लस 2x3 और ये हमारे पास 4। ये हमने यहाँ पर लिख लिया जी x1, यानी कि इनको मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर लिख लिया जी।
ये हमने इसको लिख लिया जी यहाँ पर अपनी आसानी के लिए, ताकि पेपर जो है बार बार टर्न ना करना पड़े। ये क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखी गई थी, ये क्वेश्चन वही है जो इस पेज पे लिखी जाए, क्योंकि इसके अंदर बार बार इस्तेमाल होगा। सवाल हम इसी पेज पे करेंगे। तो आप सबसे पहले ना हम यहाँ पे आइटरेशन नंबर 1 करते हैं। इसके बाद यानी नेक्स्ट स्टेप हमारा सर ये अरेंज, सबसे पहले अरेंज किया, अरेंज सिस्टम किया, डायगोनलाइजेशन की, जो कि हमारे पास इसकी डायगोनलाइजेशन स्टेप्स कहलाती है, क्योंकि इसको और तरीके से भी किया गया है, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर भी हमारे पास किया गया। अब इसको जो है यहाँ पे आइटरेशन नंबर 1, आइटरेशन नंबर 1 में ये बात जहन में रहे कि आपको ना ये एग्जाम के अंदर ये बात दे सकता है कि जी आप इसको x1 0 ले लें, x2 0 कंसीडर कर लें और x3 0 कंसीडर कर लें, x4 जो है वो आपके पास क्या कहते हैं 0 कंसीडर कर लें, और इसको सब्स्टिट्यूट करें इन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4। इसमें जो है वो सब्स्टिट्यूट करें 1, 2, 3, 4 के अंदर, ये पेज नंबर। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये हमारे पास है एक किस्म का गैस है कि जी ये गैस है कि इसका जवाब जो है इसके करीब तरीन आएगा। दूसरा ये कि एग्जाम के अंदर ना ये बकायदा इस सवाल के अंदर लिखा होगा कि आपने जो x1 लेना है वो 3 ले लें, x2 जो है -1 ले लें और x3 जो है वो 4 ले लें, x4 जो है 0.1 ले लें। यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको एग्जाम के अंदर जो है वो लिखा जाता है। तो अगर वो लिखा हुआ हो तो आप उसके मुताबिक जो है वहां पर काम कर लें। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ, यानी कि जब क्वेश्चंस हमसे दिया जाएगा तो क्वेश्चंस के अंदर लिखा जाएगा, चाहे वो जैकोबीज मेथड में कोई भी हमारे पास हो, क्या लिखा जाएगा जी, ये लिखा जाएगा कि जी आप इसको जो है x1 की ये वैल्यू लें, मिसाल के तौर पर x1 की वैल्यू कहते हैं 0.9 लें, x2 की वैल्यू -1/3 ले लें, x3 की वैल्यू 3 अंडर रूट ले लें, x4 की वैल्यू 5 ले लें। ये कोई भी वैल्यूज आप वहां पर लिख सकते हैं। अब जब ये सारी वैल्यूज हमारे पास लिखी जाएंगी तो इसका वो एग्जाम के अंदर लिखेगा। लेकिन अगर नहीं लिखता, जैसा कि सवाल के अंदर नहीं था, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब हमने ये सवाल स्टार्ट किया तो इस सवाल के अंदर ये बात नहीं थी कि भाई आप जनता है किसके ऊपर कौन सी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के ऊपर काम करेंगे, कौन सी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के ऊपर आप काम करेंगे। यहाँ कुछ नहीं था, सॉल्व द सिस्टम बाय जैकोबीज मेथड, और यहाँ तक ये सवाल था हमारे पास, इतना सवाल था, इतना हमारे पास रियल। फिर हमने इसे सोल्यूशन लिख दिया। यह कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या लिखें। ये हमारी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कहलाती है, जो अगर ना दी हुई हो तो हम x1 को 0, x2 को 0, x3 को 0, x4 को 0 हम लेंगे। लेकिन अगर दी हुई हो तो हम उसके मुताबिक करेंगे। यहीं पर लिखेगा वो सवाल के अंदर कि x1 को 0.1 लें, x2 को 0.9 लें, x3 को 1/7 ले लें और x4 को जो है वो आप 3 का स्क्वायर रूट ले लें। कुछ भी लिखा हुआ होगा, जो लिखा होगा आप उसके मुताबिक काम करेंगे। लेकिन अगर ना लिखा हुआ हो तो आपने उसको जो है 0 कंसीडर कर लेना है, जिसका ये 0 हमने कंसीडर किया है, यानी कि 0 आप जो है इसको कंसीडर करेंगे अगर ना लिखा हुआ। तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ये कह रहा है इन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, 2, 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करो। अब इक्वेशन नंबर 1 ये चूंकि मैंने बार बार लिखना था तो यहाँ पर 1 आपके पास ये है, यानी ये 1 है। इसके राइट हैंड साइड के अंदर हम ये वैल्यू सब, लेफ्ट हैंड साइड नहीं कह रहा। सबसे पहली बात तो ये देखें लफ्ज है राइट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखा हुआ, तो लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं इसकी x1 इज इक्वल टू 1/10। जहां पर ये देखें x2 की वैल्यू 0, वो हम इधर पुट कर रहे हैं 2, और पहले तो हमारे पास ये आएगा 3 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0, और इसका जवाब जो है 3/10, 3/10 जो कि 0.3 आया जी, 0.3। ये इस x1 की हम अप्रोक्सीमेशन, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, इसको नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। फिर x2 जो है वो ये लिखा हुआ, ये हमारे पास है 1/15, जो कि हमने पिछले पेज से लिखा 1/15, और उसके बाद यहाँ पर 1/10, सॉरी 1/10 और उसके बाद 15, आगे हमारे पास प्लस 2x1 प्लस 2x1
और x1 की वैल्यू 0, चूंकि हमने ये कहा राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करनी है ये सारी चारों वैल्यूज, लेफ्ट में नहीं करनी। जबकि हम मैथ में इससे पहले पढ़ के आए थे कि हम लेफ्ट में भी करते हैं और राइट में भी करते हैं। ये हमारे पास 15/10 आया जिसका नाम है 1.5 कैलकुलेटर पर। फिर उसके बाद x3 हमारे पास आएगा। x3 हमारे पास ये होगा कि ये लिखा जी 1/10, पहले 1/10 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 27 प्लस x1, ये x1 x2 और x इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0 और x4 की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास है 2.7। उसके बाद हमारे पास x4 में ये लिखा है, ये इक्वेशन इसमें पुट करनी है x1 x2 x3 के अंदर वैल्यू। तो हमारे पास आ जाएगा 1/10 और यहाँ पर आ जाएगा -9 प्लस 0 प्लस 0 x2 की वैल्यू 0 प्लस 0 और फिर प्लस 2 x3 की, यानी x3 की वैल्यू 0 प्लस 2 और ये 0 जो कि -0.9 है। ये हमारी आइट्रेशन नंबर 1 मुकम्मल हो गई। आइट्रेशन नंबर 1 अब हमारे पास कंप्लीट हो गई। आइट्रेशन हमारे पास ये है कि वो बार बार एक ही एल्गोरिथम रिवाइज किया जाएगा इसके अंदर, जो कि अभी आपके सामने रख देंगे। इसका नाम आइट्रेशन नंबर 1 है। उसके बाद ये आइट्रेशन नंबर 2, आइट्रेशन नंबर 2 हमारे पास, आइट्रेशन नंबर 1, आइट्रेशन नंबर 2। आइट्रेशन नंबर 2 को सेकंड अप्रोक्सीमेशन भी हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन है। इसमें दोबारा हम टेक x1 इज इक्वल टू 0.3 और x2 इज इक्वल टू 1.5 ये लिख रहे हैं हम, और x3 इज इक्वल टू 2.7 पिछली हमने लेनी है, और x4 इज इक्वल टू -0.9 इन द राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। याद रहे राइट हैंड साइड का है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड नहीं कहा। ये बार बार इसलिए कह रहे हैं कि हम यूज टू है दोनों साइड के ऊपर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के। अब फिर दोबारा हम देखते हैं जी। तो x1 में ये हमारे पास आ गया जी, x1 इज इक्वल टू, ये देखें ये लिख रहे जी हम यहाँ पर 1/10 हमने ये पेज ही जो है टर्न आउट कर लिया ताकि बार बार हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकें। 1/10 हमारे पास x1 जो है 1/10 और 3 प्लस 2, यहाँ पे x2 की वैल्यू हमारे पास है, x2 की वैल्यू हमारे पास है जी इसके अंदर 1.5। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस x3 की वैल्यू है 2.7, ये x3 की वैल्यू है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। उसके बाद प्लस x4 की वैल्यू हमारे पास है -0.9। इसको सबको जो है वो आप सॉल्व करें x1 को, और इसका जो भी जवाब आता है वो कैलकुलेटर से हम फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेटर पे जब हम इससे फाइंड आउट करते हैं, यानी कैलकुलेटर पे जब हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.78। आप भी इसको चेक कर सकते हैं 0.78। उसके बाद अब हमारे पास है x यानी कि 0.8। अब x2 को करते हैं, x2 में अब हम देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है x2 के अंदर। तो x2 में आपके पास ये है, अब ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे इसकी राइट हैंड साइड 1/10 और उसके बाद 15 प्लस 2 और x1 की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास ये है 0.3 और प्लस उसके बाद यहाँ पर प्लस x3 में हम यहाँ लिखेंगे 2.7 और उसके बाद प्लस x4 यहाँ से वैल्यू चेक करेंगे जो कि
0.9 आई, यानी पहले आएगा 15, फिर होएगा 2x1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 0.3 हमारे पास लिखा जाएगा, और उसके बाद फिर हमारे पास होगा x3 की वैल्यू हमारे पास 2.7 और x4 की वैल्यू -0.9 हमारे पास। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर जो है वो हमारे पास आता है 1.74। 2 डेसिमल तक अभी तक हम काम कर रहे हैं जी। बकायदा लिखेगा एग्जाम में कि ये कितने तक लिखा किया जा रहा है। अब 1/3 की राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/3 10 और 27 ये हमारे पास है, और प्लस उसके बाद हमारे पास x1 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 0.3 हमारे पास 0.3। उसके बाद आगे x2 की वैल्यू हमारे पास है 1.5 ये x2 की वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर प्लस 2x4 की वैल्यू है 0.9, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास आता है 2.7। इसी तरह अब हम x4 को सॉल्व करते हैं। x4 हमारे पास है जी 1/10, ये लिखा हुआ है x4 -9, ये इक्वेशन जो हमने पिछले पेज की लिखी हुई, और x1 की वैल्यू हमारे पास है 0.3 और प्लस x2 की वैल्यू 2.7, ये वैल्यू हमने यहाँ लिखी, और प्लस 2, और उसके बाद x3 की वैल्यू हमारे पास ये है, हमारे पास x1 की पहले वैल्यू आई -9, और x2 की वैल्यू हमारे पास 1.5 और x3 की वैल्यू 2.7, और जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया माइनस, इसका जवाब जो है -0.18 हमारे पास जवाब इसका आएगा 0.18 -0.18। ये हमारे पास आइटरेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गई। अब हम करते हैं जी आइटरेशन नंबर 3। अब दोबारा वही लिखेंगे कि टेक या सब्स्टिट्यूट टेक x1, ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ गई जो ये लिखी हुई 0.78, और x2 हमारे पास 1.74, x3 2.7 और x4 -0.18 in the right hand side of question number 1, 2, 3 और 4। ये हमारे पास लिखा गया है। यदि 1, 2, 3, 4 हमारे पास हो गया, फिर हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जी x1 में हमारे पास जो है ये इक्वेशन लिखी हुई 1/10, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं हमारे पास आसानी रहे। 1/10 और 3 प्लस 2, और x2 हमारे पास है 1.74, राइट हैंड साइड में ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस x3 हमारे पास है 2.7 और प्लस x4 जो कि हमारे पास है -0.18। तो इसका जवाब हमारे पास जो हासिल होता है वो है जी 0.90 हमारे पास हासिल होता है 90। ये आप चेक कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप दोबारा सही कर लेना। असल काम एल्गोरिथम है। x2 ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ इक्वेशन, तो इन 2 के अंदर हम जो है यानी इसमें 1 इम्प्लाइज, ये 1 से रिजल्ट आया, ये 2 से रिजल्ट आया, क्योंकि हमने इनकी नंबरिंग भी दे रखी। तो x2 जो है वो हमारे पास है 1/10 और उसके बाद 15
प्लस 2 और x1 0.78 यहाँ पे कर रहे हैं वैल्यूज प्लस x3 की वैल्यू है 2.7, x3 की वैल्यू हमने 2.7 रखी प्लस x4 की वैल्यू है हमारे पास माइनस 0.18, यानी ये हमने x1 की वैल्यू, फिर x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, x3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और x4 की। तो आंसर जो है वो हमारे पास इसका आता है 1.90। आप कैलकुलेटर पे इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद x3 हमारे पास ये है 1/10 और उसके बाद 1/10 हमारे पास होगा 27। ये थर्ड इक्वेशन में से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, थर्ड में से। तो 1/10 हमारे पास हुआ प्लस x1 की वैल्यू 0.78, ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की। उसके बाद x2 की वैल्यू 1.74, यहाँ वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की प्लस 2x4 की वैल्यू है माइनस 0.18 और उसके बाद ये हमारे पास इसका आंसर जो हमारे पास बनता है, यानी वैल्यूज को हमने रखने के बाद वो 2.91 हमारे पास होगा। अब हम फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी फोर्थ को। तो ये हमारे पास फोर्थ को हम सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ को x4 में 1/10 यानी ये रही फोर्थ। उसके बाद -9 प्लस x1 की वैल्यू 0.78। नेक्स्ट में x2 की वैल्यू ये रही 1.74, x2 की वैल्यू और प्लस 2x3 की वैल्यू ये है 2.7 और इसका आंसर जो है वो हमारे पास कैलकुलेटर के हिसाब से -11 -0.11 ये हमारे पास है। इस तरह ये आर्टेशन नंबर 3 कंप्लीट हो गई। यानी हमने पहले आर्टेशन नंबर 1 कंप्लीट की इस पेज के ऊपर, आर्टेशन नंबर 1 हमने इसे कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर आर्टेशन नंबर हमने 1 कंप्लीट की और उसके बाद हमने इसके अंदर आर्टेशन नंबर ये 1 हमने की कंप्लीट। उसके बाद हमने आर्टेशन नंबर 2 कंप्लीट की, यानी आर्टेशन नंबर 1, आर्टेशन नंबर 2 ये हमने कंप्लीट की, फिर आर्टेशन नंबर 3। इसके अंदर एक से ज्यादा सवाल आते हैं। क्या मतलब? सबसे पहला पॉइंट के राइट हैंड साइड को इस्तेमाल करना है। इस इक्वेशंस के ये जो सिस्टम हमारे पास है, इसके सिस्टम में हमने राइट हैंड साइड को इस्तेमाल करना है। दूसरा हमारे पास पॉइंट ये आता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि इसके अंदर कब तक करेंगे, ये दूसरा सवाल है। एक और सवाल हमारे पास आता है, वो कब तक करेंगे इसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पर हम जो है कि कब तक हम इस आर्टेशन को करेंगे। तो ये मैं बता दूं कि ये आर्टेशन जो है कोई 10,000 मरतबा भी कर सकता है, कोई 1,000 मरतबा भी, कोई 10 लाख मरतबा भी। ये डिपेंड करेगा हमारे पास सिस्टम के ऊपर। ये नहीं है कि 2-3 आर्टेशन के अंदर इस सवाल का जवाब आ जाएगा। यानी इसमें बड़ा पेशेंस रहना पड़ता है, बहुत सब्र से काम लेना पड़ता है हमारे तमाम मेथड्स के अंदर। तो खासकर इन मेथड्स के अंदर जो अब हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के शुरू करने जा रहे हैं, उनके अंदर जो है ये बहुत ज्यादा पेशेंस जो है वो हमें दरकार होता है। तो इसकी कोई 10 करोड़ भी हो सकती है आर्टेशन, 15 करोड़ भी हो सकती हैं, लेकिन कहाँ तक करेंगे इस सवाल का जवाब जो है वो हम बाद में देंगे जब आपके सामने उसका वक्त आएगा। अब हम यहाँ पे से एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो पॉइंट ये है कि अब ये भी x1 है 0.3, ये भी x1 है 0.78 और ये भी x1 है हमारे पास x1 0। आखिर ये जब मैं कहूँगा x1 की वैल्यू बताओ, तो आप इन तीनों में से किसकी बताएंगे? x1 0 की बताएंगे। अगर आपने कहा कि मैं x1 0 की बताता हूँ, तो फिर मैं कहूँगा मैंने तो वो नहीं पूछी थी, मैंने तो ये पूछी थी x1 = 0.78, यानी
जिससे भी पूछेंगे वो कंफ्यूज होकर बताएगा कि x1 की कौन सी वैल्यूज को मैं बताऊं। तो इसका तरीकेकार इन्होंने ये बता रखा है कि जी आप अगर फर्स्ट आइटरेशन में काम कर रहे हैं तो वहां पे इस तरह करके ये ब्रैकेट के अंदर 1 लिख लें। ये फर्स्ट ये पढ़ा जाएगा वैल्यू ऑफ x1 इन द फर्स्ट आइटरेशन। ये हमारे पास 1 लिख लें, ये पावर नहीं है, ये 1 लिखेंगे यहाँ पर, ये पावर नहीं है। और जब 2 में लिखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा 2, और ये हमारे पास 2 और यहाँ पे 2, यानी सेकंड आइटरेशन, वैल्यू ऑफ सेकंड आइटरेशन, वैल्यू ऑफ x3 इन द सेकंड आइटरेशन, ये यूं लिखा जाएगा। और फिर इसी तरह हमारे पास इसमें ये लिखा जाएगा हमारे पास, यानी अगर थर्ड आइटरेशन है तो ये ब्रैकेट में है। याद रहे कि ये पावर नहीं है, ये एक सिर्फ इंडेक्स है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें, इसको हम जीरोथ आइटरेशन कहते हैं। ये जीरोथ लिखा जाएगा, यानी पहली आइटरेशन का नाम इन्होंने जीरो से स्टार्ट लिया तो हमें कोई इतराज नहीं। जीरोथ आइटरेशन, ये जीरोथ यहाँ पे लिखा जाएगा। बाकी अब हमें कोई पूछेगा ना कि जी आप ये बताएं कि थर्ड आइटरेशन में वैल्यू ऑफ x2 क्या है, तो चूंकि ये इसके बगैर भी लिखे जाते हैं हेडलाइंस के बगैर, इस वजह से फिर ये हमारे लिए आसानी होगी कि हम थर्ड आइटरेशन में वैल्यू ऑफ x2 जो है वो फाइंड आउट कर दें, जो कि हमारे पास ये होगी। इस तरीके से हम इसको प्रोसीजर को करेंगे। अब हम करते हैं जी आइटरेशन नंबर 4। आइटरेशन नंबर 4 हम जो है वहां पे करने जा रहे हैं। और एक काम और हम करेंगे जो कि हम बाद में कर लेंगे, कि इसका हम टेबल बनाएंगे। अब आइटरेशन नंबर 4 हम करते हैं, आइटरेशन नंबर 4। अब इसमें टेक जो पीछे वैल्यू लिखी हुई है वही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x1 हमारे पास था 0.90 और x2 हमारे पास था 1.90। क्योंकि हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक काम कर रहे हैं, अगर ये 10 डेसिमल प्लेसेस तक काम करने को कहेगा तो हम 10 डेसिमल तक काम करने पर मजबूर होंगे, तो लिहाजा 10 पे करना पड़ेगा। फिलहाल हमने अपने कैलकुलेटर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक किया है। इसकी मर्जी है जी कि जितना मर्जी, लेकिन जितने डेसिमल प्लेसेस ज्यादा बढ़ाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ये माइनस हमारे पास है, -0.11, ये हमारे पास लिखा गया जी। अब हम दोबारा इन द राइट हैंड साइड 1 2 और 3 और 4 1 2 3 की 4 की आइटरेशंस के अंदर हम रखते हैं। तो ये हमारे पास दोबारा ये क्वेश्चंस आएंगी लिखी हुई। तो x1 हमारे पास ये होगा 1/10, ये हमारे पास है 1/10 और 3 प्लस 2, x2 की वैल्यू 1.90 और प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास 2.91 प्लस x4 जो कि हमारे पास -0.11 हमारे पास होगा। और इसका जवाब जो हमारे पास हासिल होता है वो 0.96 है, यानी 0.96। उसके बाद फिर x2 हमारे पास ये है 1/10 और उसके बाद यहाँ पर 15 प्लस 2 x1, 15 प्लस 2 x1 जो है वो 0.90 हमारे पास है, प्लस x3 2.91 और प्लस x4 -0.11, और इसका आंसर जो है वो हमारे पास आता है 1.96। उसके बाद x3, अब इसमें राइट हैंड साइड पर x3 नहीं होगा, ये देखें यहाँ पर नहीं है x3 इसकी राइट हैंड साइड पर। ये भी एक टिप है कि x3 की वैल्यू अब इसके अंदर नहीं रखेंगे। 1/10 और 27 प्लस x1 0.90 प्लस x2 1.90 प्लस 2 और x4 -0.11। तो ये हमारे पास आंसर ये आएगा, यानी इसका आंसर जो हमारे पास रहता है x3 का 2.89।
2.89। उसके बाद जी हमारे पास x4 1/10 हमारे पास हो गए -9 और प्लस x1 0.90, ये वैल्यू रख लीजिए हम, प्लस x2 हमारे पास है प्लस 1.90, ये लिखी हुई वैल्यू। उसके बाद x4 इसमें नहीं होगा, प्लस 2x3 जो कि 2.91 हमारे पास होगा, और इसका आंसर जो हमारे पास है वो है जी माइनस 0.12, ये हमारे पास आंसर आया जी इसका। अब इसके इंडेक्स लगा दें, ये थर्ड आइटरेशन में से आया था, ये यहाँ जितना भी होगा वो थर्ड आइटरेशन में से है, तो ये वैल्यू ऑफ द थर्ड आइटरेशन, और यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ द थर्ड आइटरेशन ऑफ x3 हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास है फोर्थ, यानी कि फोर्थ आइटरेशन में ये प्रीवियस के साथ अटैच होगा और ये न्यू के साथ अटैच होगा। फोर्थ आइटरेशन हमारे पास ये लिखी जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास ये आता है, यानी कि इस तरीके से हमारे पास लिखा गया, ये आइटरेशन नंबर 4 कंप्लीट हो गई। अब आइटरेशन नंबर 5 हम कहते हैं। और उसके बाद टेक, अब 5th अप्रोक्सीमेशन इसे हम कहते हैं, इसके दो कई एक नाम ये भी है। तो x1 जो न्यू हमारे पास आई है, x1 मैं इंडेक्स हमेशा बाद में लगाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर यूज टू हो चुका हूँ कि ये बगैर इंडेक्स के पढ़ने के, तो लिहाजा इसके मैं बाद में इंडेक्स लगा दूंगा 1.96, और उसके बाद x3 2.89, ये लिख रहा हूं मैं, ये लिख रहा हूं, और x4 -0.12 in the right hand side of equation number 1, 2, 3 और 4। तो आपके पास यहाँ पर x1 में वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी, यहाँ पे पहले तो आ जाएगा 1/10 और इधर 3 प्लस 2 1.96 प्लस x3 2.89 और प्लस x4 -0.12, और इसके बाद इसके अंदर वैल्यू, हम इसकी वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट की तो आंसर जो था हमारे पास 0.97, और x2 हमारे पास है जी 1/10, ये लिखा हुआ 1/10, और उसके बाद 15 प्लस 2 और x1 0.96 प्लस x3 प्लस 2.89 x3, और फिर उसके बाद प्लस x4 -0.12 इज इक्वल टू। अब इसका आंसर जो है 5th आइटरेशन में हमारे पास 1.97। अब उसके बाद x3 1/10, यानी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती, इसमें x3 27 प्लस x1 0.96, उसके बाद हमारे पास है प्लस x2 की वैल्यू 1.96 प्लस 2, और x4 की वैल्यू हमारे पास x4 की वैल्यू 0.12 माइनस के साथ माइनस, और इसकी ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो आता है जी -0.2, -0.2 हमारे पास इसका आंसर है, -0.02 हमारे पास इसका रिजल्ट है। अब इसके इंडेक्स लगा दें, ये फोर्थ आइटरेशन की वैल्यू है x1 में, ये फोर्थ आइटरेशन की वैल्यू ऑफ x2 में, यानी ये वैल्यू ऑफ x3 इन आइटरेशन नंबर 4,
और फिर ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा, ये एक दायरा बन गया लेकिन ये ब्रैकेट ही है इस तरह। उसके बाद ये फिफ्थ में हमारे पास है, फिफ्थ एडिशन में वैल्यू ऑफ x2 और वैल्यू ऑफ x3 हमारे पास इसके बराबर। फिर उसके बाद x4 ये मुझे बाद में लगाने चाहिए थे, चलें पहले लग गए। 1/10 1/10 हमारे पास ये है जी फिफ्थ में, -9 प्लस x1 हमारे पास है 0.96 प्लस x2 1.96 ये हमारे पास, और प्लस 2 x3 हमारे पास है 2.89 और ये हमारे पास हो जाएगा x4 की वैल्यू हमारे पास इसमें आ रही है, ये वैल्यू है जी, इसकी जरा थोड़ी सी चेक कर लें। ये वैल्यू है 2.98 और ये वैल्यू है -0.02। जरा इसे करेक्ट कर लेना, ये 2.98 हमारे पास। तो ये हमारे पास फिफ्थ आइटरेशन जो है वो हमारे पास लिखी गई। उसके बाद ये आइटरेशन नंबर 6, टेक x1 0.97, x1 और x2 जो है वो हमारे पास 1.97, x3 हमारे पास 2.98, x4 -0.02 और उसके बाद हमारे पास इन द राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 इसमें वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमारे पास है जी इसके अंदर x1 1/10 ये हमारे पास लिखी, और 3, अब इसकी राइट हैंड साइड में x1 होगा ही नहीं, 2 हमारे पास 1.97 और प्लस x3 2.98 -0.02 ये हमने वैल्यू इसकी रख दी। अब इसका आंसर जो है वो आपके पास बनता है 0. यानी ये हमने 6 साइटेशन कर दी, 0. हमारे पास बनता है 0.99 और x2 1/10 और 1/10 ये x2 है जी 15 और उसके बाद प्लस 2 x1 की वैल्यू 0.97 उसके बाद प्लस आपके पास x3 की वैल्यू है 2.98 प्लस x4 -0.02 ये वैल्यूज हमने इसके अंदर रख दी x2 में, और इसका आंसर जो हमारे पास बनता है जी वो बनता है 1.99 और उसके बाद हमारे पास x3 1/10 x3 हमारे पास x3 1/10 27 प्लस x1 की वैल्यू है जी 0.97 ये लिखी हुई। उसके बाद हमारे पास प्लस x2 1.97 और उसके बाद हमारे पास x4 2 मल्टीप्लाई -0.02 और इसका आंसर जो हमारे पास बनता है यानी आइटरेशन नंबर 6 में वैल्यू ऑफ x3 हमारे पास जो कैलकुलेटर के जरिए फाउंड आउट करते हैं। अब हमारे पास जो बनेगी इसके अंदर वैल्यू यानी 27 प्लस 0.97 प्लस 1.97 प्लस 2 माइनस 0.02 आपके पास होगी। इसकी जो वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेटर पे बनती है वो हमारे पास बनती है जी इसके अंदर 6 आइटरेशन में 3.00
3.00। उसके बाद x4 ये है जी हमारे पास 1/10 और -9 प्लस x1 0.97 प्लस x2 की वैल्यू 1.97 और प्लस 2 और x3 की वैल्यू हमारे पास है इसके अंदर 2.98 और इसके अंदर फिर हमारे पास होगी 0, यानी ये वैल्यूज हमारे पास आ रही है जी 0 आ रही है 0.00। अब यहाँ पे इंडेक्स लगा लेते हैं। ये फिफ्थ हमारे पास होगा, ये फिफ्थ होगा, जो शुरू की अप्रोक्सीमेशन है ये फिफ्थ की अप्रोक्सीमेशन है हमारे पास ये, और इसके बाद ये 6 लिखा जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 6। अब हमने ये करना है कि ये आइट्रेशन का अब हम थोड़ा डिसीजन खुद करना चाहते हैं कि मतलब यूँ समझें कि मैं खुद कह रहा हूँ कि जी 6 आइट्रेशन तक ये सवाल हल करें। बाकी मैंने ये कहा है कि इसको 600 तक कर सकते हैं, 6000 तक, 6 करोड़ की 6 खरब तक कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आइट्रेशन करेंगे उतने ज्यादा बेहतर रिजल्ट आने का चांस हमारे पास होता है। लेकिन अब हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे ना एक टेबल बना रहे हैं। टेबल हमें किस बात की निशानदेही कर रहा है, जरा उसको देखते हैं। यहाँ तक फिलहाल मैंने 6 साइटेशन की, जिससे आप 7 भी कर लें, 8 भी कर लें, 9 भी कर लें। अगर दी ना, अगर आपके पास एग्जाम में कहा गया कि 10 आइटेशन करें तो 10 करनी पड़ेंगी आपको। अगर उन्होंने कहा 20 आइटेशन करें तो वो फिर 20 आइटेशन करनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। वो आइटेशन 4 और 5 के अंदर जवाब आ जाता है हमारे पास अक्सर का। इसका आंसर कैसे डिसाइड किया जाता है वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके अंदर देखने के लिए ना सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल हम यहाँ पर बनाने के लिए इसके अंदर टेबल हम जो है यहाँ पर बनाते हैं कि टेबल में हमारे पास वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिसका इस्तेमाल किया जाए। ये देखिए टेबल में हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले ना हम इसमें बार बार मुझे शफलिंग करनी पड़ेगी पेजेस की। चलें हम कर लेंगे यहाँ से। इसमें 2 पेज को हम पहले ही जो है वो रख लेते हैं सामने। ये देखें जी, अब हमारे पास है इसका टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले लिखेंगे आइट्रेशन नंबर, यानी आइट्रेशन नंबर पहला हमारे पास। दूसरा, इसके अंदर इस तरीके से हम ये टेबल बनाएंगे। फिर लिखेंगे x1, यानी यहाँ पर x1 की वैल्यूज लिखी जाएंगी। देन हम जितने वेरिएबल्स हैं उतने कॉलम बनाते चले जाएंगे, x2 और देन x3 और फिर आपके पास x4। ये हमने जीरोथ आइट्रेशन में जो वैल्यूज हमने रखी थी वो हमारे पास ये थी x4। तो ये 0 लिया था हमने हर एक में, यानी जो पहली आइट्रेशन थी, ये पहली अप्रोक्सीमेशन थी, वो हमारे पास 0 थी। ये देखें ये 0 ली हमने, पहली अप्रोक्सीमेशन 0 0 0। दूसरी यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर इसको हमने 0 थी अप्रोक्सीमेशन का, अब 0.3 है x1 की वैल्यू, और इन ये चारों वैल्यूज हम उस कॉलम के अंदर लिख देंगे, मतलब उस टेबल में लिख देंगे। 0.3 ये लिखते हैं जी हम यहाँ पर 0.3, 1 आइट्रेशन नंबर 1 0.3 और 1.5 और उसके बाद 2.7 और उसके बाद -0.9। ये हमारे पास लिखे। फिर आइट्रेशन नंबर 2, ये हमने यहाँ पे ये लिख ली वैल्यूज। अब आइट्रेशन नंबर 2 में ये वाली वैल्यूज लिखेंगे। 0.78 x1 की वैल्यू 0.78 ये हमारे पास लिखी जाएगी। फिर उसके बाद हम 1.74 और 2.7 और उसके बाद -0.18 ये सेकंड आइट्रेशन में जो वैल्यूज आई वो हमने लिखनी। फिर थर्ड की लिखेंगे। थर्ड में हम ये लिखेंगे जी जो यहाँ पे आंसर आए थर्ड
थर्ड आइटरेशन में ये आंसर आया जी हमारे पास, ये आंसर है x1 0.90, x2 1.90, ये x2 है हमारे पास, और x3 2.91। तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड आइटरेशन में सबसे पहले आ रहा है 0.90, 0.90, फिर उसके बाद 1.90, ये उसके बाद 2.91, 2.91 माइनस 0.11, ये वैल्यूज हमारे पास थर्ड आइटरेशन में आई। अब फोर्थ आइटरेशन की डिस्कशन है कि फोर्थ आइटरेशन के अंदर आपके पास क्या कहते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास आई थी। फोर्थ आइटरेशन में ये वैल्यूज आई थी 0.96, 1.96, जो कि ये भी लिखी हुई है, ये भी लिखी हुई है, ये भी लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो फोर्थ आइटरेशन में 0.96 ये हमारे पास होगा, और फिर 1.96, 1.96, आगे हमारे पास 2.89, 2.89 और माइनस 0.12। फिर फिफ्थ आइटरेशन में, यानी फोर्थ आइटरेशन ये हमने लिख ली, अब फिफ्थ आइटरेशन जो है वो ये लिखेंगे। फिफ्थ आइटरेशन में x1 की वैल्यू 0.97, 0.97, और उसके बाद हमारे पास x2 की वैल्यू 1.97, 1.97, और उसके बाद हमारे पास x3 की वैल्यू 2.98, ये लिखी हुई, ये हमारे पास 2.98, 2.98, और उसके बाद हमारे पास है 2.98 और माइनस 0.02, माइनस 0.02, उसके बाद ये 6 आइटरेशन, चूंकि हमने 6 किए हैं तो 0.99, 0.99, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 1.99, और उसके बाद 3.00 और 0.00, ये 6 आइटरेशन हमने की। मैंने ये कहा कि जी आप अपना 6000 भी कर सकते हैं, 600 भी कर सकते हैं आइटरेशन, आप जितनी मर्जी आइटरेशन करें, लेकिन उतनी जो है उतनी करें जितनी हमें जरूरत है। मसलन इसके अंदर अब यहाँ पर ये देखें, ये सवाल का ना आंसर हमारे पास क्या होगा, इसको हम कहेंगे अप्रोक्सीमेट रूट, अप्रोक्सीमेट रूट। अप्रोक्सीमेट रूट हमने डिसाइड करना है, ये फाइनल रिजल्ट है जी जब हम अप्रोक्सीमेट रूट की तरफ जाएंगे। इसको समझने से पहले हमें एक पॉइंट और समझना पड़ेगा, और वो पॉइंट क्या है जी हमारे पास, जिसको हम समझेंगे इसके अंदर। ये देखें जी, वो पॉइंट हमारे पास ये है कि मैं आपसे ये कहता हूं कि ना आप 2 के इर्द गिर्द जितने नंबर हैं, 2 के क्लोज के वैल्यू 2 है, इसके क्लोज यानी यहाँ पे, यानी कि चलें 4 कह लेते हैं, 4 के क्लोज जितने आपके नंबर जहन में आते हैं वो लिख दें इस कॉलम के अंदर। तो आप इस तरह लिखते हैं जी 3 अगर ये 3.991 ये भी क्लोज है, उसके बाद दूसरा नंबर मैं कहता हूँ तो वो आप यूं लिख देते हैं 988, फिर तीसरा नंबर कहता हूँ 4.001, जो 4 के क्लोज हैं, जितने भी आपके जहन में आते हैं वो सारे आप जो है यहाँ पर लिख दें, और फिर 3.9394, जितने भी आपके पास क्लोज नंबर आते हैं, 4 के गिर्द आपके पास नंबर आते हैं, वो आपने यहाँ पर लिख देने। 4.0101, उसके बाद 4.0203, हमारे पास जितने नंबर आपके पास आते हैं वो सारे लिख दें। तो ये साफ तौर पे पता लगता है ये क्लस्टर ऑफ 4 है। लेफ्ट हैंड साइड पे 4 की लेफ्ट हैंड साइड के भी नंबर लिख दें, 4 की राइट हैंड साइड के भी नंबर लिख दें। कहना क्या चाहता हूँ, जैसा अगर ये मैं एक्स एक्सिस के ऊपर लिखता, एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे लिखता, ये 4 है हमारे पास, इससे पीछे वाला नंबर 3 पॉइंट समथिंग होगा, जो इससे आगे वाला नंबर होगा वो हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो लिहाजा ये हमारे पास, इसी तरह मैं ये कहता हूँ जी आप इसके अंदर ना वह इसके गिर्द -7 के गिर्द नंबर लिख दें, ये 4 का क्लस्टर है, और उसके बाद ये -7 का आप लिख दें, या 1 का लिख दें,
या -7 का क्लस्टर जो होगा वो ऐसे होगा -6.9937 -6.8888 और -6.9193 और इसके बाद -7.0101 -7.0001 4 डेसिमल तक लिख रहा हूँ वैसे तो मैं क्लस्टर। इसी तरह आप दूसरे लिख दें, बेशुमार लिख सकते हैं। आप कोई भी नंबर बताएंगे, मैं उसके गिर्द जो है वो क्लस्टर लिखता चला जाऊंगा। ये नंबर है हमारे पास। अगर आप जो है ये कहते हैं कि जी 0.4 के गिर्द आप जो है क्लस्टर लिखें 0.4 के, तो मैं ये लिखता हूँ 0.333333 और फिर मैं आप कहते हैं 0.4 के गिर्द लिखें, तो मैं ये क्लस्टर लिखता हूँ 3251 और उसके बाद हमारे पास 0.4001 0.4 और उसके बाद 111 0.4, यानी आप जो भी क्लस्टर बताएंगे, जो भी पॉइंट बताएंगे, मैं उसको एक नंबर लिखने में, एक बहुत बड़ा क्लस्टर लिखने में कामयाब हो जाऊंगा, जो भी आपने पॉइंट बताया। और आप भी लिख सकते हैं, कुछ नंबर उसकी लेफ्ट हैंड साइड से लिख लेंगे, जैसा एक्स एक्सिस की ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये पॉइंट है, इसकी एक राइट हैंड साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड। हर नंबर की एक लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो इसके नेबर्स, इसको हम नेबर्स कहते हैं, तो इसके जो नेबर्स हैं वो आप लिख लें, 4 डेसिमल तक लिख लें, 10,000 डेसिमल तक लिख लें, जितने मर्जी लिख सकते हैं। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, 4 को कहता हूँ कि जी ये हाइड हो चुका, अब इस कॉलम से आप जज करें कि ये नंबर किस तरफ को इंडिकेट कर रहा है। तो इस सवाल का जवाब ये होगा, ये 3.991 अगर मैं इसे को राउंड अप करो, ये किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो ये 4 बताता है, ये भी 4 बता रहा है, ये भी 4 बता रहा है, ये भी 4 बता रहा है और सारे 4 बता रहे हैं। और ये -7 हमारे पास है, इसका भी हमारे पास क्या कहते हैं 4 बता रहा है, यानी ये -7 बता रहा है। ये अगर इसको हाइड कर लूं 0.4 को, तो फिर ये क्लस्टर जो है वो 0.4 बता रहा है। मकसद ये है कि हर क्लस्टर अपने किसी न किसी नंबर को इंडिकेट करता है। ये देखें जी, हर नंबर। अब इसमें देखते हैं जो असल सवाल हमारे पास है कि जी x1 जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है। x1 का कॉलम, हर कॉलम आइसोलेटेड है, हर कॉलम अपना मुख्तलिफ जवाब दे सकता है। इसका जवाब कुछ और क्लस्टर हो सकता है, इसका जवाब कोई और क्लस्टर, इसका कोई और हो सकता है। हर कॉलम, इनमें से किसी को ये नहीं परवाह कि x1 किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, x2 x4 किसको इंडिकेट कर रहा है। सारे एक जैसे भी हो सकते हैं और सारे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे है जी आपके पास, ये देखें, ये नंबर अगर हम गौर कर रहे हैं इसकी तरफ, ये देखें जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ये 1 की तरफ जा रहा है। 0 पॉइंट देखें इतना, 0.90 0.96 0.97। अगर मैं मजीद आइट्रेशन आपसे कहूँ कि करें तो 7 8 9 10 में ये 1 की तरफ चला जाएगा, 1 क्लस्टर की तरफ जा रहा है, ये बता रहा है। सारा इसकी कैलकुलेशन करके देखिए, ये पहले 0 था, 0.3 0.90 आया, 96 आ गया, 0.97, अब 0.99, अगला अगला स्टेप इसका 1 ही की तरफ है। और x2 जो है उसको क्लस्टर को, उस कॉलम को चेक करते हैं, तो ये अगर गौर करते हैं तो ये हमारे पास 1.74 1.90 1.96 यानी 1 के साथ आ रहा है, और अब ये 1.99 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 की तरफ कर सकता है। ये 2 क्योंकि ये थोड़ी वैल्यूज हैं, इस वजह से हमें ज्यादा क्लियर पता करने के लिए हमें ज्यादा वैल्यूज करनी पड़ेंगी, ज्यादा एडिशन करनी पड़ेंगी। हमने सिर्फ 6 एडिशन की, अगर हम 16 कर लेंगे तो या 10 तक मुझे उम्मीद है कि इसने 1 में कन्वर्ट हो जाना है, इसने 2 में कन्वर्ट हो जाना है। और ये हम ये देखें x3 जो है वो आपके पास किस तरफ को जा रहा है, x3 किस तरफ को जा रहा है, अगर गौर करते हैं 2.7 2.7 2.91 8 2.89, ये 3 की तरफ, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी 3, तो 3 की तरफ हमारे पे इंडिकेट करती है मेजोरिटी डाटा की। जिसका ये देखिए 1.90 ये भी 1 की तरफ, ये 2 की तरफ इशारा कर रही है, 1.96 ये भी 2 की तरफ, ये भी 2 की तरफ, ये भी 2 की तरफ इंडिकेट, इसलिए हमने x2 को जो है वो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। और ये देखें इसमें इसमें जो इंडिकेशंस मेजोरिटी की मिलती है वो 0.90 0.96, ये 1, ये भी 1, सारी 1 हो जाती है।
और x4 देखें वो 0 की तरफ जा रहा है, यानी कम हो रहा है। पहले 0.9 था, फिर -0.18 हुआ, फिर -0.11 हुआ, फिर 12 हुआ, अब यहाँ पे और कम हो गया, और यहाँ तो इसने फैसला ही कर दिया कि ये नंबर हमारे पास 0.00 है। तो अप्रोक्सीमेट रूट ये हमारे पास आया। असल टारगेट हमारा यही था कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ये अप्रोक्सीमेट रूट कहता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं ना फाइंड आउट करता कि एग्जैक्ट हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर फाइंड आउट करें। लिहाजा यही हमारे पास इसका जवाब है, और ये जैकोबियन मेथड यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक छोटे छोटे पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करता चलूं कि अगर आप जो है यहाँ पे जो भी मेजोरिटी बताएगी किसी भी कॉलम के अंदर, वही हमारे पास अप्रोक्सीमेट रूट होगा, चाहे वो 0.2 हो, 0.7 हो, या हमारे 0.793 हो, कुछ भी हो आपके पास। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंडिकेट किस तरफ को कर रहा है डाटा, ज्यादा मेजोरिटी इसके अंदर एक्स कॉलम में ये कौन सा नंबर है, किसकी तरफ ये क्लस्टर पड़ा है, तो वो 1 की तरफ पड़ा है। अब इसके और दूसरा x2 का भी जज करना है, x3 का भी जज करना है, x4 का भी। ये जो बेहतरीन फैसले होते हैं वो जब नंबर ऑफ आर्टिशन बहुत ज्यादा हो, यानी 600 हो, 6 करोड़ हो, उसमें सही फैसले होंगे, और डेसिमल प्लेसेस भी ज्यादा हो, यानी कि ये सिर्फ 2 डेसिमल पे हमने सवाल खत्म किया। अगर एग्जाम के अंदर 4 डेसिमल या 6 डेसिमल पे कहा जाता तो हमें 6 डेसिमल करना पड़ता। एग्जाम के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं जो सवाल आता है वो आपके पास क्या कहते हैं उसके अंदर जो है वो इतना बड़ा नहीं आता, 6 आर्टिशंस का भी नहीं आता, यानी 3-4 आर्टिशन में सवाल खत्म कर देता है। उन्हें पता होता है जो पेपर सेटर्स होते हैं कि ये सवाल 3 आर्टिशन में खत्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ एल्गोरिथम पूछना मकसद होता है। वहाँ पे मुकम्मल जो सा है वो टाइम बहुत ज्यादा लेना आपका नहीं होता, वहाँ ये होता है कि किसी तरह भी आपके साथ जो है वो एल्गोरिथम यहाँ पर किया जाए। तो लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर ये सूरत हाल है कि आपने एल्गोरिथम समझा, उसमें आपने डेसिमल प्लेसेस का डिसीजन जो उनसे है, अगर उसने नहीं दिया तो आपने खुद कर लेना है। मैं डिसाइड ज्यादातर करता हूँ 4 डेसिमल प्लेसेस तक, ये वैसे बेशक मैंने 2 डेसिमल तक कर दिया, लेकिन मैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक डिसाइड करता हूँ, और मैं कहता हूँ कम से कम 8-10 आइटरेशन जिनसे वो करें। अगर आप इन फ्यूचर में करना चाहते हैं तो कम से कम 10, 12, 20 तो करें। वहाँ पर मैं क्लास के अंदर जो है 20-25 लाज़मी करवा लेता हूँ, 20 से 30 हमारे पास। और दूसरा ये है कि आप इसके अंदर आइटरेशंस का डिसाइड भी खुद करेंगे कि अगर आपको क्लस्टर मिल जाता है तो आप जो है उसके आगे छोड़ दें। जैसा यहाँ क्लस्टर मिल गया, कि ये क्लस्टर मीन्स कि ये क्लस्टर मिलने से मुराद ये है कि वो किसके गिर्द क्लस्टर हो रहा है, किस पॉइंट के गिर्द क्लस्टर हो रहा है, वो मुझे मिल गया था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 हमारे पास। तो लिहाजा वहीं पे हम अप्रोक्सीमेट रूट खत्म कर देंगे। यही डिस्कशन जो है वो गास सैडल मेथड की है वहाँ पर, लेकिन उसका जो एल्गोरिथम है वो डिफरेंट है। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से नंबर ऑफ पार्टीशंस की जाएंगे, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं निकला। जैसा हम एग्जैक्ट 9th 10th और उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में और इससे पहले मैथ के अंदर निकालते रहे। ये अप्रोक्सीमेट रूट है कि जी इसका अप्रोक्सीमेट 4 वेरिएबल्स के साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 4 थी उसके साथ हमारे पास कैसे लिखा जाएगा। इंशाल्लाह जी बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए मेथड के साथ हम जो है उसको डिस्कस करेंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़। इसकी मैं ना असाइनमेंट भी दूंगा, ये भी ध्यान में रखना। वो असाइनमेंट आपने करनी है, वो मैं व्हाट्सएप पे दूंगा आपको, आप व्हाट्सएप के ऊपर वो असाइनमेंट जरूर करें, लेकिन इसको उसी दिन ही करनी है।